ओके ठीक है, आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि हम कैसे कब यूनिट 7 के एमसीक्यू कब करेंगे। तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक चुना अभी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस चुना है, जब वो खत्म हो जाएगा तो हम एमसीक्यू करने लगेंगे, ठीक है। अदरवाइज आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का बेसिकली हम क्या कवर अप करेंगे? एनवायरमेंट देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। आई थिंक दैट पीपल हैव जॉइंड इन, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर। वैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्लास है ये, बट ठीक है। एक्चुअली मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को लाइव बुलाया है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऑफिस में भी काम करते हैं। मतलब रिक्वेस्ट आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, तो वो रात में आके देखते हैं, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो कहाँ गया? ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड ये आप मत देखो अब, ठीक है। सो मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं यूनिट 7 साइंस की क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है। अब लेकिन सिर्फ ये यूनिट 7 नहीं है, ये पेपर 3 का भी पार्ट है मेंस के, पेपर 3 का भी पार्ट है मेंस के। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेंगे, अगर मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है, यूनिट 7 का जो सबसे पहला टॉपिक है, यूनिट 7 का जो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, उसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। सेकेंड टॉपिक है सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी और थर्ड टॉपिक आपका आता है एनवायरनमेंट। देखिए ये, तो अब हम ये वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाले पर्यावरण और जैव विविधता, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये यूनिट 7 में थर्ड टॉपिक है, ठीक है। और अब मेंस की बात आती है कि मेंस में कहां आता है ये, तो मेंस में ये पेपर 3 के अंदर आता है। पेपर 3 की यूनिट 9 है ये, पेपर 3 की यूनिट 9 है ये, ठीक है। पेपर 3 की 9वीं इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं, पेपर 3 की 9वीं इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, उसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तो प्री में हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं और देखो कर तो अभी सबसे पहले 2021 तक के लिए तो हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स खत्म हो जाए। मेंस तो ठीक है, बट अभी हम प्रीलिम्स खत्म करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये यूनिट 7 का थर्ड टॉपिक है, बट मेंस में भी आपका यूनिट 9 कवर हो रहा है। तो सबसे पहली बात आती है एनवायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये समझ लो, सबसे पहले ये थियोरेटिकल है थोड़ा सा, ठीक है। थियोरिटिकल मतलब कि अभी तक जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में आप देखते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसमें लॉजिक काम करते हैं। लेकिन अभी लॉजिक से ज्यादा थोड़ा सा रटना पड़ेगा और थोड़ा थ्योरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, ठीक है। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है? ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, ये है आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है। ये आपके फैमिली मेंबर्स, ये है आपकी कॉलोनी, ये है आपकी कंट्री, ठीक है। ये है आपका कॉन्टिनेंट और ये है पूरा वर्ल्ड। तो जो आपके आसपास का होता है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। तो आपके आसपास सबसे पहले बेसिक समझो, मैं एग्जाम के लिए तो करवा ही दूंगा, बट अभी बेसिक समझो कि क्या होता है एनवायरमेंट। आपके पास के, आपको मिला के और आपके आसपास की वो सारी चीजें जो जिंदा हैं या जिंदा नहीं है, ठीक है, मरी हुई नहीं बोलेंगे, जिंदा है, जिनमें जान है या जिनमें जान नहीं है, वो सब एनवायरमेंट के अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है। प्रत्येक जीवित जीव, वायु, प्रकाश, जल, आपके आसपास क्या है? वायु है, प्रकाश है, जल है, भूमि है, ठीक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ठीक है। ये सब जो चीजें आएंगी ना, ये सब चीजें आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेंगी, ये सब आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेंगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों आती हैं। ये एक फैक्ट याद रखना है एमपीपीएससी के लिए। अगर आता भी है कि एनवायरनमेंट में इसमें से क्या होता है, लिविंग, नॉन लिविंग, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं, तो आपको बोथ मार्क करना है। पर्यावरण में मोटे तौर पर संजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों घटक शामिल होते हैं, मतलब दोनों कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीवित कौन से होते हैं और नॉन लिविंग कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसी चीजें, एबायोटिक और बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, तो एबायोटिक मतलब क्या होगा, एबायोटिक मतलब क्या होगा, जिसमें लाइफ नहीं है लेकिन आपके आसपास है। ठीक है, तो उसको अजैविक घटक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है इसमें लाइट, रोशनी या प्रकाश। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा यार, हिंदी इंग्लिश मत करो, अभी सिर्फ समझो आपके आसपास क्या चीजें हैं, जल्दी बताओगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके आसपास कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो क्या आप बता सकते हो एनवायरमेंट में क्या क्या है? जल्दी बताओ, अगर आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या है हमारे आसपास, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे आसपास, कौन कौन सी चीजें हैं नॉन लिविंग। पेड़ पौधे मत बोलना, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक, पेड़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है, पेड़ लिविंग होते हैं, जीव जंतु लिविंग होते हैं, उसके अलावा पूछ रहा हूं मैं। जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, लाइव क्लास का यही तो फायदा होता है। लाइट, ठीक है। हीट को बोलेंगे हम टेम्परेचर, हीट को मैं टेम्परेचर बोल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हीट को मैं टेम्परेचर बोल दूंगा। सॉइल, देखो सॉइल दो चीजों से बनी होती है, सॉइल में लिविंग भी होते हैं नॉन लिविंग भी होते हैं, तो सॉइल बहुत सारी चीजों से बना है, मैं नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पानी होता है, 5 तत्वों से बना है, तो 5 में लाइट को मैंने प्रकाश बोला, ठीक है। सेकंड, पानी रेनफॉल के रूप में हमारे आजू बाजू में मौजूद रहता है, रेनफॉल, या फिर आप बोल सकते हो एक्वेटिक मीडियम, पॉन्ड ऑन्ड, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है टेम्परेचर, चौथी चीज है एटमॉस्फेयर, यानी गैसेस रहती हैं जो आजू बाजू, अब आपके, मैं हूं, मेरे आजू बाजू क्या है, वातावरण में क्या है, थोड़ी सी लाइट आ रही है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, मैं सांस ले रहा हूं, तो हवा है, हवा को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। पंच तत्व सुना है, वो पंच तत्वों के टेक्निकल नाम है ये, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तापमान, वायुमंडल, और पांचवी चीज आती है सब स्ट्रेटम। सब स्ट्रेटम मतलब जो छोटी छोटी चीज होती है ना, फंगाई, माइक्रोब्स, जो आप बोलोगे प्रोटोजोआ, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, तो ये सब एल्गी हो गया जैसे। अब एल्गी में लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है एल्गी? जल्दी बताओ, एल्गी लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? बट कुछ भी होता हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सबसे पहले एनवायरमेंट में होती है लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर आती है 5 चीजें, इंग्लिश में बोलेंगे तो लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और सबस्ट्रेटम, और हिंदी में बोलेंगे तो प्रकाश, वर्षा, तापमान, वायुमंडल, और सबस्ट्रेटम को सबस्ट्रेटम ही बोला है, ठीक है। ये 5 चीजें आती हैं। अब 5 चीजों में क्या क्या होता है, क्या मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको? मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है, ये मेंस के हिसाब से दिया हुआ है, ये मेंस के हिसाब से दिया हुआ है कि अगर मेंस में एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक के बारे में लिखने को आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं ये चीज, ठीक है, कि 5 चीजें कौन सी होती हैं। क्या यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहां तक? एनवायरमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक, तो एबायोटिक के अंदर 5 चीजें आती हैं, क्या किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये आप पढ़ लोगे ना। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए एवं स्वयं के साथ साथ अन्य सभी जीवों के लिए भोजन के संश्लेषण के लिए करते हैं, संश्लेषण के लिए करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हिंदी वाली स्लाइड जो शुरू की 5 स्लाइड है हिंदी की, वो अभी बहुत जल्दी में बनी हुई है, ठीक है, तो इसको हम अभी, कोई दिक्कत नहीं यार, देखो फीलिंग की बात है, मैं दोबारा आपको नोट्स तो आपको मिलेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऊपर ऊपर के तौर पे कि चीजें होती क्या है। अब बात आती है बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आप 2 चीजें तो बिल्कुल बता सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ पंकज, गुड इवनिंग, मेरी क्लास चल रही थी, कुछ बताओ, कुछ जरूर, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, ओके, थोड़ी देर से, ओके ग्रेट ग्रेट, मैं थोड़ी देर से कॉल करूँ, ठीक है, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, चलिए, तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है।
अब बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, लिविंग, बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग तो यार आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स और एनिमल, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये खाना खुद के लिए बनाते हैं, किसकी, सूरज की हेल्प से, एबायोटिक कंपोनेंट की हेल्प से ये खाना बनाते हैं खुद के लिए। एंड एट द सेम टाइम ये जो जानवर होते हैं उनके लिए भी खाने का सोर्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है यहां तक। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब एनिमल प्लांट्स दोनों अपने लिए, खुद के लिए और एनिमल के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। हरे पौधे होते हैं और पशु होते हैं, दो टाइप के लिविंग्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। देखो पेड़ है, पेड़ फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ता है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आया सर। यहां के बाद हम जब एक्सेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यहां से जो वाटर, और वाटर मतलब H2O, ठीक है, जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खुद के लिए खाना बनाता है। कुछ लोग इसके फल खाते हैं, कुछ लोग इसकी पत्तियां खा लेते हैं, कुछ लोग सब्जी बना लेते हैं और 10 चीजें और होती है। बट ये साइकिल आपको समझ में आ गई, ये कोई बहुत बड़ी साइकिल नहीं है। बट अब बात आती है, मान लो कि ये भाई साहब टपक गए, अच्छा इसको कौन टपकाएगा, जल्दी बताओ इसको कौन टपकाएगा, अरे जल्दी बताओ भाई कौन टपकाता है इसको, पट से हेडशॉट, नहीं नहीं नहीं, आप लोग को समझ में ही नहीं आया कौन है ये। अगर ये काले कलर का होता ना तब तो पूरा सही हो जाता, ठीक है, हिरण है ये, हिरण, समझ में आया। अब देखो क्या होगा, जब ये डेड होगा तो देखना क्या होता है, बॉडी, जब डेड बॉडी जमीन पे रहती है तो वो गलने लगती है, गलने की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करने लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करने लगते हैं, ठीक है। और अब चाहे वो बायोटिक, जब बायोटिक कंपोनेंट डेड हो जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स, जैसे मेरी बॉडी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, हम वो न्यूट्रिशन में डेप्थ में पढ़ेंगे। बट ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे ही आपकी डेथ हुई तो बॉडी गलने लगती है, स्किन गलने लगती है, और ये न्यूट्रिएंट्स जमीन में मिलने लगते हैं। लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। जब ये न्यूट्रिएंट्स जमीन में मिलते हैं तो सॉइल जो होती है ना वो और फर्टाइल हो जाती है, सॉइल जो होती है वो और फर्टाइल हो जाती है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने केला खाया तो अब कई लोग बोलते हैं ना केले का छिलका आप डस्टबिन में डालो, देखो डस्टबिन में डालना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन अगर कभी खेत में आप खा रहे हो ना तो केला वहीं फेंको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खाद बनेगा बाद में, ये कहीं ना कहीं खाद बनेगा, क्योंकि ये पेड़ है, पेड़ का एक पार्ट है, ये नॉन लिविंग हो गया है, जैसे ये जमीन पे गया तो ये गलने लगेगा, गलने की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगा और सॉइल को थोड़ा सा न्यूट्रिएंट रिच बनाएगा, सॉइल को थोड़ा सा न्यूट्रिएंट रिच बनाएगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि एनवायरमेंट क्या होता है, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई कि एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो जैसे अगर एक लाइफ को सरवाइव करना है तो आपको पता है बैलेंस होना चाहिए, तो एबायोटिक और बायोटिक के बीच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनमें एबायोटिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लॉजिक देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाँ और क्या, गर्मी है तभी तो नहीं रह पा रहे। मर्क्यूरी में एबायोटिक कंपोनेंट ज्यादा है, कौन सा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा है। कहीं एटमॉस्फेयर ही खराब है, वीनस का एटमॉस्फेयर खराब है, आप कहोगे जुपिटर का एटमॉस्फेयर खराब है, गैसेस ही नहीं है। तो हमारे लिए दोनों चीजें होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी तो वहां पर मतलब लाइफ पनप जाएगी, नहीं। अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन कम होगा, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स के बिना हमारी बॉडी चल नहीं सकती। तो एक बैलेंस होना चाहिए, यस और नो। तो बैलेंस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट हैं, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो है ना, ये एमपीपीएससी के लिए जरूरी है, 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं पूरे अर्थ पे तो वो 15% के आसपास होती है, ठीक है। अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं तो वो 15% के आसपास होती है। वाटर वेपर मतलब कि पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। तो अगर मैं बात करूं वाटर वेपर, नाइट्रोजन करीब 78% रहती है, ऑक्सीजन करीब 21% रहती है, लेकिन कई कई जगह वाटर वेपर 40% तक चली जाती है। तो अगर पूरे अर्थ का एवरेज लें
तो ऑन एन एवरेज 15% वाटर वेपर रहती है और अर्थ का टेम्परेचर भी 15 डिग्री रहता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम्स में काम आएगा। अब लेयर्स की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर कैसी लेयर में रहता है। तो देखो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर ये समझना ट्रोपोस्फियर, अभी ज्यादा ध्यान नहीं दो, क्या कैसा सब बता दूंगा। 8 से 18, 0 से मान लो 14 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर रहता है, 14 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर रहता है, ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर तक मिजोस्फियर रहता है, 80 से 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर रहता है और 400 के ऊपर एक्सोस्फियर हो जाता है, ठीक है। ये लेयर्स आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 लेयर होती हैं, ठीक है। ये 5 लेयर होती हैं। अब ओजोन लेयर कहीं बीच में, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर आ जाती है, उसको हम ओजोन लेयर बोल देते हैं। एक आयोनोस्फियर बोलते हैं, तो वो बेसिकली थर्मोस्फियर में कहीं आ जाती है, तो उसको आयोनोस्फियर बोल देते हैं। लेकिन ये लेयर्स नहीं होती हैं, ये लेयर्स नहीं होती, ये कहीं बीच में आती हैं। तो मेजर 5 लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। हिंदी में बोले तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। किसी को कोई दिक्कत? ये एटमॉस्फियर है मेरा, यहां से 400 किलोमीटर का मैंने आपको हिसाब किताब दे दिया है, यहां से 400 किलोमीटर का हिसाब किताब दे दिया है। अब हम हर लेयर को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर। तो देखो एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो ये पृथ्वी है, आप बताओगे मुझे ये इसकी भूमध्य रेखा बोलेंगे ना, भूमध्य रेखा, इक्वेटर है ये, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब यहां पर जो पानी है वो इस तरीके का है, ठीक है। पानी इवेपोरेट होगा ना, पानी इवेपोरेट होगा, तो पानी इवेपोरेट होके यहां गया। अब आप खुद बताओ, ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कहां पे पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा? कहां पे पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा? अब इसमें हिंदी इंग्लिश तो है नहीं कुछ, जल्दी बताओ कहां पर पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा? पॉइंट ए है पोल्स, पॉइंट बी इक्वेटर पे है, तो कहां ज्यादा इवेपोरेशन होगा? मुझे सबके आंसर चाहिए भाई, लॉजिक है, एकदम लॉजिक है। क्योंकि 0 डिग्री पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा, वेपराइजेशन, ठीक है, वेपर बनना, एक क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं ना। तो सिमिलरली ज्यादा इवेपोरेट होगा, जब तापमान ज्यादा हो रहा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा ऊपर तक हवा जाएगी। तो इसीलिए यहां पर इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक हवा जाती है और यहां पर सिर्फ 8 किलोमीटर तक हवा जाती है। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर मोटी है और यहां पे मैं बोलूंगा कि ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर मोटी है। समझ में आया? 0 डिग्री पे टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा ऊपर तक हवा जाएगी, ज्यादा ऊपर तक इवेपोरेट होगा। तो अगर मैं एक एनवायरनमेंट की बात करूं तो जो पोल्स होते हैं ना, उस पे ट्रोपोस्फियर सिर्फ 8 किलोमीटर तक रहती है, इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर जो रहता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर या फिर क्या बोलेंगे हिंदी में, शोभ मंडल जो रहता है, वो 18 किलोमीटर ऊपर तक रहता है। यहां पे किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप, पहली चीज तो आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि पोल्स रहता है वहां पे 8 किलोमीटर रहती है और जहां पे इक्वेटर रहता है वो 18 किलोमीटर। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना ट्रोपोस्फियर में, तापमान गिरता जाता है। उस तापमान के गिरने का जो रेट होता है ना, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री हर किलोमीटर पे 2 डिग्री कम हो रहा है मान लो, तो उसको लैप्स रेट बोलेंगे, उसको लैप्स रेट बोलेंगे, ठीक है, लैप्स रेट बोलेंगे। समझ में आया? तो टेम्परेचर इन दिस लेयर एज वन गोज अप फॉल्स, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हिंदी इंग्लिश छोड़ो, इसको लैप्स रेट बोलते हैं। अब हिंदी, अब ये समझो, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तापमान गिरता जाएगा। ट्रोपोस्फियर जो पहली लेयर है उसमें जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तापमान गिरेगा, ठीक है। और जैसे जैसे तापमान गिरेगा ना, तो अब देखो
जैसे जैसे तापमान गिरता है तो टर्ब्यूलेंस आता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना प्रेशर कम हो रहा है और टर्ब्यूलेंस आता जाता है। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ट्रोपोस्फियर के बारे में लिखना जाए, बोला जाए, तो मेंस में 3 पॉइंट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, और प्रीलिम्स के लिए भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले, बिल्कुल पता चले। अब क्षोभ मंडल के बारे में बात कर ली। क्षोभ मंडल का तापमान उल्टा होता जाता है, उल्टा मतलब कि कम होता जाता है, ठीक है। और अब फिर ऊपर जाओगे आप तो बिल्कुल हिलने लगेंगी चीजें। तो ये बेसिकली होता है। अब इसके बाद क्या आता है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फियर, इसलिए हम ज्यादा घुस रहे हैं इसमें। पानी ऊपर कहां तक जा रहा है? अगर पानी ऊपर जा रहा है तो गिरेगा भी यहीं से। तो क्या आप कह सकते हो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में ही बारिश होती है? क्या आप कह सकते हो कि नहीं? ये बताओ। जब मैंने बताया ना 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि पानी इवेपोरेट हो रहा है वहां तक। अब पानी जहां तक इवेपोरेट होगा गिरेगा भी वहीं से। तो आप कह सकते हो कि सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही बारिश होती है? हां या ना? आप कह सकते हो कि नहीं? जल्दी बताओ। क्या आप कह सकते हो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में बारिश होगी? क्या आप कह सकते हो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में बारिश होगी? ट्रोपोस्फियर कहीं भी होता है, मेरे घर के ऊपर भी ट्रोपोस्फियर है, सब पूरे पूरे अर्थ पे ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, लेकिन क्यों बारिश होगी? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्षोभ मंडल में बारिश होती है, उसके ऊपर बारिश नहीं होती, क्योंकि पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो बारिश कैसे होगी? कैसे होगी? तो मौसम जो बोलते हैं ना, मौसम, एग्जैक्टली मौसम जो होता है ना हमारा, वो इस लेयर के नीचे होता है यूजुअली। समझ में आया? इस लेयर के नीचे होता है। जैसे आपके धुंध जमा होना, ठीक है, या फिर आपकी बारिश होना, बर्फ पड़ना, ये सब इसी में होता है। तो आपको नहीं लगता, खुद लॉजिक बताओ, अगर मैं प्लेन इसके ऊपर से उड़ाऊं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना बारिश होगी ना कुछ होगी, सिर्फ कहीं कहीं बादल मिलेंगे। जो इवेपोरेट होके पानी गिरता है वो अलग बारिश होती है, और एक बादल में ही पानी भरा होता है वो अलग चीज होती है। तो बारिश नहीं होती, इस लेयर के ऊपर बारिश नहीं होगी, लेकिन हां बादल मिलेंगे जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो कभी कभी जब प्लेन जाते हैं तो वो ऐसा टर्बुलेंस खाते हैं, ठीक है, बट वो बारिश का एरिया ही नहीं है, तो कभी भी आपको ऊपर से बारिश होती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। प्लेन में आप बैठोगे ना, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाओगे तो आपको बारिश होती हुई नहीं दिखती है। तो अब अगर मैं बोलूं प्लेन कहां पे उड़ते हैं, तो क्या आप बोल सकते हो ट्रोपोस्फियर के ऊपर, यानी स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। क्या आप लॉजिक बता सकते हो उसका? क्या आप आंसर कर सकते हो? कभी इंटरव्यू में भी पूछा गया तो क्या आप आंसर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? समझ में आया? तो चौथा पॉइंट जो आता है ट्रोपोस्फियर में, वो ये होता है कि सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है ना, वो इसी में होती हैं। साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, बहुत चीजें होती हैं। अब अगर मैं बोलूं एक वर्ड में, मैं बोल सकता हूं कि जो सीजन होते हैं, मौसम, कौन सा मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम, गर्म का मौसम, या हिंदी में इंग्लिश में बोलूं सीजन, तो सीजन वाली चीज ट्रोपोस्फियर में होती है। सीजन वाली चीजें ट्रोपोस्फियर में होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी यहां तक, ठीक है। अब सेकेंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर। तो अब देखो ट्रोपोस्फियर यहां है, तो एक लाइन है ना जहां पे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर अलग होते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोपॉज। देखो जितने हिंदी मीडियम से बच्चे हैं ना, मैं बोल रहा हूं समझ लो, ये हिंदी में मैं अलग से करा दूंगा, समझ लो। कई बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो एक बच्चा नहीं मिला वैसे जो बोलता है कि सर हिंदी मीडियम के हैं और आपका समझ में नहीं आता। आपको समझ में आएगा क्योंकि आप फील कर रहे हो, साइंस ऐसी चीज है जो आप फील करते हो, समझ में आया। फिर भी हिंदी में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी समझो ट्रोपोस्फियर और जो पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो एक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। और ये अब 50 किलोमीटर से, मतलब ये 18 किलोमीटर से 18 कोई भी हो, मतलब 8 28, तो मैंने 14 ले लिया, 14 से 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है। एक चीज याद रखना, स्ट्रेटोस्फियर में सबसे पहली बात, मुझे आने के पहले ही पता है कि प्लेन उड़ते हैं। प्लेन जो है मेरे स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मौसम नहीं होता, ना बारिश हो रही है ना हवा चल रही है, तो आसान होता है प्लेन का उड़ना। सेकेंड चीज, इसी के बीच में, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज प्लेन उड़ती है, ठीक है। अब जो बेसिकली इसके बीच में एक लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है। जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है ना, स्ट्रेटोस्फियर है, उसमें आपकी ओजोन लेयर होती है, ठीक है, ओजोन लेयर होती है, कोई दिक्कत, ठीक है। तीसरा, अरे हटा दे, ठीक है, तीसरा, अब इस लेयर में कोई भी क्लाउड नहीं होता, ज्यादातर बहुत ज्यादा हवाएं, बहुत ज्यादा बारिश, तूफान उफान नहीं होता, और ये प्लेन उड़ाने के लिए है। और चौथी बात है, अब देखो कुछ बादल होते हैं ना, मतलब बोलते हैं ना, जिन बच्चों को मना करो कि इस लेयर के बाहर नहीं जाना,
इस लेयर के बाहर नहीं आना, फिर भी थोड़े से चले जाएंगे। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे छोटे छोटे बादल स्ट्रेटोस्फीयर में घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर की लोअर लेयर में कुछ बादल आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर से रिलेटेड, 4 पॉइंट्स याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर के से रिलेटेड। अब दूसरी चीज आती है भाई कि इसके आगे क्या होता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां तक ये टेम्परेचर है, तो यहां से यहां टेम्परेचर घटता है, लेकिन यहां से स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाते समय स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब अगर मैं इसको टेम्परेचर स्केल, ये टेम्परेचर स्केल है, पहले इतना था, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना आपका टेम्परेचर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, थोड़ी देर बाद आपका टेम्परेचर यहां पे कम हो गया। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में 5वां पॉइंट लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीजेज, तापमान जो है ना वो बढ़ता है स्ट्रेटोस्फीयर में, तापमान जो है वो बढ़ता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। अगले लेयर पे जाते हैं भाई, मेसोस्फीयर पे जाते हैं। अब क्या होता है, देखो पहले घटा फिर बढ़ा, अब फिर से घटेगा। तो याद रखना 50 से 80 किलोमीटर तक आपका मेसोस्फीयर होता है, और ये इतना तेज घटता है इस लेयर में। पहला पॉइंट हो गया आपका 50 से 80 किलोमीटर तक, दूसरा पॉइंट हो गया टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ वेरी हाई रेट। तो 80 किलोमीटर में पहुंचते पहुंचते -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, समझ में आया। अब जब इतना कड़क टेम्परेचर रहेगा, आपको नहीं लगेगा कि कोई चीज आते आते, मतलब होता क्या है ध्यान से समझना, जैसे ही मेसोस्फीयर से निकली बहुत ठंडी हो जाती है, जैसे मिसाइल आ रही है या कोई कॉमेट है, कोई कॉमेट है, तो ये कॉमेट ध्यान से समझना, इतने डेप्थ में कोई नहीं समझाएगा, क्यों बढ़ता है मैं बता दूंगा उसको। हाइड्रोजन हीलियम, बेसिकली क्या होता है, सूर्य की किरण सबसे पहले इस पे पड़ रही है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन जो आपको बता रहा हूं कि बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स रहता है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहां पर टेम्परेचर की बेसिकली ऐसा अलाइन होता है कि वो सॉलिड क्रिस्टल बना लेता है, सॉलिड क्रिस्टल्स बना लेता है। अब समझिए, अब समझो क्या होता है। देखो मेसोस्फीयर से ठंडी होके आप गए एकदम, आप खुद सोचो, एक चीज है जो ठंडे से निकल रही है और ठंडे से निकल के एकदम स्ट्रेटोस्फीयर की बाउंड्री पे गर्मा गर्म में घुस जाती है, गर्मा गर्म में घुस जाती है। यहां से निकली और यहां पे गर्मा गर्म में घुस गई, आपको नहीं लगता कि वो टूट जाएगी, गर्म ठंडे की वजह से टूट जाएगी, हाँ या ना। तो इसीलिए बोलते जो मीटेरोइड्स होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। हाँ समझो, सबसे पहले मेसोस्फीयर छोड़ो, पहले ओजोन समझ लो कि क्या होता है। ओजोन गर्म जगह होती है, ओजोन बेसिकली हाई टेम्परेचर होता है, मेसोस्फीयर का लो टेम्परेचर होता है। जैसे ही गर्म से ठंडे से एकदम गर्म में आती है, तो चीज पहले बहुत ठंडी हुई फिर बहुत गर्म हो गई। आप बहुत ठंडा बहुत गर्म करोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्रैक हो जाता है। आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज रट लो। मीटेरोइड्स होते हैं ना, जो आपके पिंड होते हैं, ठीक है, क्या गया, कहां बोलेंगे हिंदी, ये रहा, उल्का पिंड जो होते हैं ना, वो उल्का पिंड आपके यहां पर प्रवेश करने से, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर इस परत में उल्का पिंड जो है ना वो जल जाते हैं, ये चीज याद रखना। और इसके ऊपर भी आप देखोगे कि बहुत हाई टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि इसमें आ रहा है पहले गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ फिर गर्म हुआ, ये रीजन होता है बेसिकली, जलते नहीं है वो टूट जाते हैं, समझ में आया। और इतने फाइन पार्टिकल में टूटते हैं कि खत्म ही हो जाते हैं, समझ में आया। तो ओजोन की परत जो रहती है वो बेसिकली कहां से कहां तक रहती है, 60 तक रहती है, यहां पे गलत लिखा हुआ है, 60 किलोमीटर तक रहती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रहती है ये, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रहती है। अब बात आती है आइनोस्फीयर की। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, कहां गया, हमने क्षोभ मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल पढ़ लिया, ओजोन पढ़ लिया, अब मेसोस्फीयर पढ़ लिया। अब बात आती है थर्मोस्फीयर की, और थर्मोस्फीयर के अंदर एक लेयर होती है आइनोस्फीयर। तो हम थर्मोस्फीयर पढ़ने जा रहे हैं, अब हम थर्मोस्फीयर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये थर्मोस्फीयर है ये। लेकिन थर्मोस्फीयर के अंदर जो लेयर रहती है ना वो बेसिकली आइनोस्फीयर रहती है, जहां पे आयन रहते हैं। मतलब अगर मैं बोलूंगा पानी, यहां पे पानी नहीं होता,
यहां पे H+ और O2-, इस तरीके के आयन होते हैं, इस तरीके के आयन्स होते हैं। तो ये 80 से 400 किलोमीटर तक, बेसिकली 80 से 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर होता है, आइनोस्फीयर नहीं होता। आइनोस्फीयर वो लेयर होती है जहां पर ये, अब देखो ये चार्ज हो गया, प्लस है तो ये चार्ज हो गया, आपने पढ़ा था ना, प्लस है तो ये चार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए आइनोस्फीयर को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर होती है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर होती है। अब सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है, रेडियो वेव्स जो जाके वापस आती है ना आपकी, वो इस लेयर से आती हैं। ये याद रखना है, ये एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में आ चुका है। तो रेडियो वेव्स जो होती है ना, वो जाके कहां से वापस आती है, ट्रोपोस्फियर में से वापस आती है, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर नहीं, थर्मोस्फियर, और उसमें भी जो आइनोस्फियर वाली लेयर है उससे टकरा के वापस आती है। समझ में आया, समझ में आया। और अब पहले ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम हुआ, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ा, मिजोस्फियर में कम हुआ, आइनोस्फियर और थर्मोस्फियर में फिर बढ़ेगा, क्योंकि सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये। तो अब सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। और जैसे ही इसके ऊपर की बात करूंगा मैं, यहां से टकराई वेव, देखो ये आपका एंटीना है, एंटीना गया ऊपर, ठीक है, टकराई नीचे भेजी, फिर यहां गई, फिर टकराई, फिर नीचे भेजी। समझ में आया। तो ये जो लेयर है ना, ये आपकी आइनोस्फीयर है, यहां से जहां से टकरा के वापस आ रही है। बस आपको एग्जाम में याद रखना है, रेडियो वेव्स जो होती है ना, रेडियो तरंगे जो होती हैं, वो कहां से वापस परिवर्तित होकर वापस आती है, वो आपको याद रखना है, आइनोस्फीयर से आती है वापस। आइनोस्फीयर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है। और लास्ट आता है हमारा एग्जोस्फीयर। 400 के ऊपर सारी चीजें एग्जोस्फीयर में आती हैं। यहीं पे आपको सिर्फ ये जो वातावरण है, वहां पे आपको हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे तैरते हुए मिल जाएंगे, और इसी को हम स्पेस बोलते हैं। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम 400 किलोमीटर ऊपर की बात करते हैं। पांचों लेयर में किसी को दिक्कत? पांचों लेयर में किसी को दिक्कत? जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा भाई। जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन बता दोगे मेरे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले एग्जॉस्फियर में तैरते, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैसें रहती है। बेसिकली जो सन भी है ना, वो भी हाइड्रोजन हीलियम से ही बना हुआ है। समझ में आया? मैं बोल रहा हूं बाकी लोग भी जो क्लास में मौजूद है, प्लीज रिप्लाई। मध्य मंडल में टेम्परेचर लो क्यों है? आप बोल रहे हो मेसोस्फियर में टेम्परेचर लो क्यों होता है, इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है, आप ये पूछ रही हो, राइट? देखो मैं बता रहा हूं बेसिकली क्या होता है, गैसेस जो रहती है ना, गैसेस की वजह से ये चीजें होती हैं। कुछ गैस होती हैं जो ट्रोपोपोज तक जाती है। देखो आपका टेम्परेचर डिक्रीज ही होना है, ये याद रखो। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आपका टेम्परेचर डिक्रीज ही होना है, ये चीज याद रखो, ठीक है? इतना समझ में आया रिया? आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर कम होना है, इतना समझ में आया? पूरा मैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक बात करूंगा तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है? टेम्परेचर घटता है। अब ऊपर जाते समय एकदम से टेम्परेचर कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिया मुझे जवाब दो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। लेकिन एकदम से मुझे एक लेयर मिलती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ने बहुत सारी अल्ट्रावायलेट यूवी के तरंगे वो अब्सॉर्ब करके बैठी है। अब्सॉर्प्शन की वजह से उस लेयर का तापमान ज्यादा है, उस वजह से उस लेयर का तापमान ज्यादा है। ज्यादा है, हाँ या है कि नहीं? तो कम होना था, लेकिन जो कम होने का रेट है वो थोड़ा नॉर्मली है। लेकिन उस एकदम गर्मा गर्म खौलता हुआ तेल मिल जाए आपको, तो आपको नहीं लगता कि आपका टेम्परेचर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगेगा? है ना? बढ़ने लगेगा कि नहीं? बढ़ने लगेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ने लगेगा। अब यहां पे स्ट्रेटोस्फियर खत्म हुआ, अब फिर यहां पे ओजोन का इंपैक्ट खत्म हुआ, फिर ये ऊपर कम होने लगा, फिर ये कम होने लगा, फिर ये कम होने लगा। समझ में आया? फिर ये कम होने लगा। अब कम हो रहा है, फिर एक लेयर आई, उसके बाद एकदम सन इसके ऊपर, यहां पर तो अरे यार इरेज हो गया, सॉरी, अंडू। अब इसके ऊपर यहां पर तो सूरज ही है,
तो इसके बाद जैसे ही आप ऊपर जाओगे, सन के पास जाओगे, तो फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसीलिए होता इन्वर्जन ही है, लेकिन कुछ वजहें होती हैं जिसकी वजह से वो बढ़ने लगता है। देखो गर्मी क्यों है, अगर मैं यहां टेम्परेचर बोलूं 37 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर गर्मी है, ठीक है, ऊष्म है, हीट है, ठीक है, मेरी बॉडी की हीट है, प्लांट्स की हीट है। तो जो वातावरण है ना, वायुमंडल है, वो ही गर्माया हुआ है। जैसे जैसे दूर जाएंगे, वायुमंडल से दूर जा रहे, वायुमंडल से दूर जाओगे, वायुमंडल से दूर जाओगे तो आपको नहीं लगता टेम्परेचर कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर जैसे जैसे, पहली चीज आपको समझना है क्यों टेम्परेचर कम होगा ऊपर जाने पे, क्योंकि लिविंग चीजों से आप दूर जा रहे हो। जो टेम्परेचर है यहां का वो हमसे है, अर्थ से है, ठीक है, पृथ्वी से है, पृथ्वी की गर्मी, हमारी गर्मी, इन सब की वजह से यहां का एक टेम्परेचर है। समझ में आया? हम गाड़ी ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा गर्मी होगी, तो ये सब हमारा बनाया हुआ है, नेचुरल है, वो है जो भी है, बट इस पृथ्वी का टेम्परेचर है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होना तय है, जब तक कि कोई ऐसा ना मिले जो हमें गर्मी दे दे, जो जिसकी वजह से गर्म हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से गर्म होता है वो बेसिकली क्या है, ओजोन लेयर मिली, गर्म होना चालू, सन के पास पहुंचे, गर्म होना चालू। तो इसीलिए जो लेयर्स रहती है ना, ट्रोपोस्फियर में कम होता है टेम्परेचर ऊपर जाने पे, स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाने पे बढ़ता है, फिर मेसोस्फियर में कम होता है ऊपर जाने पे, फिर थर्मोस्फियर या एक्सोस्फियर में हमारा बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। तो ये डायग्राम कैसे बना, ये समझ में आया? समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला करते हैं, आइनोस्फियर हो गया, एक्सोस्फियर हो गया। अब बात करते हैं गैसेस की, पूरे एनवायरनमेंट में गैसेस कितनी है। तो देखो बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए एरोजोल्स क्या होते हैं, ठीक है। एरोसोल्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एरोजोल्स क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड जब मिक्स होता है ना, उसको एरोजोल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखा क्या, ये हिंदी में ये वाली स्लाइड नहीं है, सॉरी, ठीक है। एरोजोल बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए जब सॉलिड और लिक्विड मर्ज होते हैं ना, तो उसको एरोजोल बोला जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक अवेलेबल रहती है, बस उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, ये फैक्ट है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 90 किलोमीटर तक अवेलेबल रहती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 90 किलोमीटर तक अवेलेबल रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एमपीपीएससी के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या किसका कैसा कंपोनेंट रहता है, तो सबसे पहले उल्टा लिख दिया है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है 78%, दूसरा ऑक्सीजन रहता है 21%, तीसरा वाटर वेपर रहता है कभी 0%, कभी 5%, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। इसलिए तीसरी जो गैस रहती है ना, वो आर्गॉन रहती है, आर्गॉन। ये याद रखना बेटा। मैं नहीं देख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? हाँ दिख तो रहा हूं, क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, आर्गन कहां पे यूज करते हैं बताओ जरा? बल्ब में यूज करते हैं, इनर्ट गैस है, बहुत सारी जगह यूज करते हैं। इसलिए आर्गन का यूज अगर हमने और अच्छे से सीख लिया ना, तो ये दुनिया कहां से कहां पहुंच सकती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा हम आर्गन का यूज समझेंगे ना इस दुनिया में, उतना फायदेमंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो पहले की तीन तो आपको रटी होनी चाहिए, 21%, 78%, 0.9%। वाटर वेपर 0 से 0.5% तक होती है। लेकिन अगर दो तीन और जो इंपॉर्टेंट गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, 0.03% होती है। ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है जो 0.00005% होती है। ये 6 वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। समझ में आया? ये 6 वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। जब 6 वैल्यू आपको रटी होंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ में आया? चलो अब देखो, जब आपको नोट्स में दूंगा ना, नोट्स देने की कोशिश करूंगा मैं, तो ये नोट्स में कम से कम 10 से 15 गैसेज होंगी। बट देखो एग्जाम में भी ना इन्हीं 6 गैसेज में से 99% चांसेस है इन्हीं 6 गैसेज में से आए, ठीक है। तो कोई ऐसा घबराना नहीं। अब बात आती है एल्बेडो की। नेक्स्ट चीज आती है अल्बेडो। एल्बेडो देखो, अब क्या होता है, ये पहाड़ है, पहाड़ पे रोशनी आई, मतलब मान लो अगर मैं बात करूं 10 ग्राम रोशनी आई, आपको आसान समझ में आता है, 10 ग्राम रोशनी आई और इसने 9 ग्राम रिफ्लेक्ट कर दी, तो मैं बोलूंगा इसका एल्बेडो 9 ग्राम इसने रिफ्लेक्ट करी और 10 ग्राम आई थी, इसका 0.9 एल्बेडो है, ठीक है। एल्बेडो इसका कितना है? 0.9 है, 0.9 है, ठीक है। तो एल्बेडो क्या होता है? रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है।
रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है, एक बॉडी जो है वो कितना ज्यादा परावर्तित कर रही है किसी चीजों को, परावर्तन रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, प्रकाश का अंश जो किसी पिंड या सतह से परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, समझ में आया, तो वो ही हमारा एल्बेडो होता है। कोई 90% करता है, कोई 10% करता है, काली बॉडी तो करेगी नहीं, काली बॉडी तो पूरा अब्सॉर्ब कर लेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, काली बॉडी का जो एल्बेडो है वो 0 होता है, काली बॉडी का जो अल्बेडो होता है वो 0 होता है, और जो परफेक्ट सफेद बॉडी होती है ना, सफेद शरीर या सफेद बॉडी होती है, उसका अल्बेडो 1 होता है, 1 होता है। पूरी अगर पूरा व्हाइट है तो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, पूरा ट्रांसपेरेंट है पूरा रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये 2 वैल्यू आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो बता दो। बेसिकली एल्बेडो क्या होता है, अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी और रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी से रिलेटेड है। सफेद बॉडी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए उसका एल्बेडो 1 होता है। अगर मैं बोलूं ब्लैक बॉडी बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करती है, उसका एल्बेडो 0 होता है। समझ में आया? रिया आप हिंदी मीडियम से हो ना, आपको यह समझने में कोई दिक्कत आई? जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है क्या आप वो समझ पा रही हो? स्क्रीन पे कुछ गलत लिखा है, मुझे पता है हिंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लिखते हैं हमारे यहाँ, बट उसके लिए भी हम कुछ मतलब कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हायरिंग चल रही है तो हिंदी भी सही हो जाएगी। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब बात आती है, अरे क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गई भाई। एक मिनट, एक स्लाइड मिस हो गई है यार। इसके बाद जो स्लाइड आएगी ना, वो जो प्रवाल भित्ति वाली आएगी, कि क्या होती है प्रवाल भित्तियां, समझ लो यार। कोरल रीफ क्या होती है, एक्चुअली एक स्लाइड मिस हो गई है, आई एम रियली सॉरी। देख लो, समझ लो, कोरल रीफ देखो, समझना, ये आपका कैल्शियम टाइप का कुछ जम गया है। कैल्शियम है, मतलब जो डेड बॉडीज हैं उनसे निकला हुआ कैल्शियम है, ये पत्थर है कैल्शियम, या फिर आपकी नजरों में ये पत्थर है। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक ऑर्गेनिज्म आके चिपकता है। अब ये ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है, ये खाना इसको देता है, और ये रहने की जगह इसको देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और ये एकदम कलर्ड सी दिखने लगती है, ये एकदम कलर्ड सी दिखने लगती है। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया कोरल रीफ क्या होता है। कोरल अलग है, रीफ अलग है, कोरल अलग है, रीफ अलग है। समझ में आया? कोरल अलग है, रीफ अलग है। अब समझो कि क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, एक है जो किसी को रहने की जगह दे रहे हैं, दूसरे रह रहे हैं, जो रह रहे हैं वो खाना बना रहे हैं। समझ में आया? तो एक रहने की जगह दे रहा है, दूसरा उसको खाना दे रहा है, तो ये म्यूचुअल होता है। लेकिन अगर जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपको नहीं लगता कि ये जो जीव जंतु हैं ये मर जाएंगे? कैल्शियम को तो कुछ नहीं होगा, बट ये जीव जंतु हैं ये मर जाएंगे, हाँ या ना? भाई लिविंग चीज है ना ये, अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये जीव जंतु हैं ये मर जाएंगे, हाँ या ना? लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, एकदम लॉजिक की बात बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं 10 जगह जाओगे ना, और ध्यान से पढ़ लो, यहां पे 10 जगह और जाओगे, बस ये बता देंगे यहां पे होती है, यहां पे होती है, यहां पे होती है, क्यों होती है, आप आंसर करोगे। मुझे समझ में आया? हमारे यहां आप आंसर करते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ा तो ये निपट गए तो सूखी सूखी रीफ डली रहती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसकी वजह से कोरल रीफ मर रही है। समझ में आया आपको? ये जितना भी कलर्ड, अब देखो कलर किसकी वजह से है? कलर है जिंदा वाली जो चीजें हैं ना, एल्गी, ये इनकी वजह से है। अगर ये ही मर गई तो कलर्ड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो आपको बस ऐसे ऐसे कांटे टाइप की सफेद सफेद चीजें दिखेंगी। आप देखना, जो कोरल रीफ होती है ना उसका वीडियो देखना, और जो कोरल रीफ जहां मर गई होती है उसका वीडियो देखना।
समझ में आया? अब आप ये बताओ, क्या ये डीप ओशन में मिल सकती हैं? क्या ये डीप ओशन में मिल सकती हैं? लॉजिक लगा के बताना। ये ऊपर सतह के ऊपर मिलेंगी कि नीचे मिलेंगी? जो गहरा पानी है वहां मिलेंगी कि ऊपर मिलेंगी? और रीजन भी देना कि क्यों ऐसा होगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट मी द रीजन। मुझे आपकी तरफ से रीजन चाहिए। क्यों? ऊपर है तो क्यों, नीचे है तो क्यों? वेरी गुड, बट क्यों? हाय शिवा, आप शायद पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो लाइव, राइट? नीचे टेम्परेचर हाई नहीं होता है, ठंडा रहता है नीचे। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, पानी ठंडा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ रही। सर सनलाइट, खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। तो ये लिविंग बॉडी खाना कब बनाएंगी? जब इनको सनलाइट मिलेगी। सनलाइट नीचे जाती ही नहीं है। सनलाइट नीचे नहीं जाएगी तो क्या कोरल रीफ नीचे रह सकती हैं? खुद लॉजिक बताओ, रह सकती हैं क्या? नहीं रह सकती, क्योंकि कोरल रीफ का मतलब ही है लिविंग प्लस नॉन लिविंग। जो लिविंग बॉडी है वो खाना कैसे बनाएगी? सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट ही नहीं है तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसीलिए कोरल रीफ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इसलिए कोरल रीफ हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम के लिए क्या आता है, कोरल रीफ कहां कहां पाई जाती हैं। तो देखो सबसे पहली चीज है, कोरल रीफ 6 जगह पाई जाती हैं। अरे पहले पूरे पूरे वर्ल्ड का देख लेते हैं। तो करीबियन में पाई जाती हैं, जो ये वाला आपका रीजन होता है। ये वाला जो रीजन होता है ना, इसको करीबियन बोलते। कहां गया ये करीबियन होता है। ये करीबियन में पाई जाती हैं, जो वेस्ट इंडीज वाला इलाका है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा ये वाले पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये उस एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और अगर थोड़ी बहुत इंडिया में पाई जाती हैं। और अफ्रीका में देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है इस कोस्ट पे, तो इस कोस्ट पे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा और खत्म। तो इसीलिए इस कोस्ट पे नहीं पाई जाती। वेस्टर्न कोस्ट पे थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, और नीचे की तरफ इक्वेटर से जो दूर रहती है ना, इस एरिया में, मेडागास्कर वाले एरिया में थोड़ी सी पाई जाती है। तो मेजरली आपके पास 4-5 रीजन ही है। मैं लिख देता हूं आपको यहां पे। कैरिबियन, ईस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का लेफ्ट वाला कोर्स है ना, वहां पर पाई जाती है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न पैसिफिक, यहां पे तो सबसे ज्यादा ये ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है। यहां सबसे ज्यादा मध्य और पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहां सबसे ज्यादा पाई जाती है। इंडियन ओशन, हाँ ठीक है, हिंद महासागर में पाई जाती है। इंडिया में तो और कहां कहां होती है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अरेबियन सी में, अरेबियन गल्फ मतलब मेरे ये वाले एरिया में। अरेबियन गल्फ मतलब मेडागास्कर वाला एरिया। अरेबियन गल्फ मतलब ये वाला एरिया। और रेड सी मतलब ये वाला एरिया। ये वाला एरिया, ये होती है रेड सी आपकी। ये रेड सी वाला एरिया, रेड सी में भी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वहां कम है। तो आपको समझ में आ गया, आपको ये 4-5 चीजें पता होनी चाहिए। अब इंडिया में कहां पाई जाती है, तो इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ मतलब गुजरात के नीचे पाई जाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मतलब तमिलनाडु के वहां पर, ठीक है। पाक बे वहीं पर, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और लक्षद्वीप तो पूरा खुद ही कोरल रीफ है। कोरल रीफ नहीं, कोरल ही है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वो कोरल से ही बना हुआ है, कोरल अटोल से। समझ में आया? तो कोरल रीफ का, पहली बात, कोरल रीफ क्या होती है, ठीक है, और कहां कहां पाई जाती है। एक जगह है महाराष्ट्र में तरकरली करके, ठीक है। मतलब मैं मुंबई में था तो यहां पे गया था मैं, यहां पर कोरल रीफ रहती है। यहां पे कोरल रीफ थी, मतलब स्कूबा डाइविंग करी थी पूरा गियर पहन के। बहुत सुंदर था नीचे, बहुत ज्यादा सुंदर था। मुझे अपनी फोटो मिलेगी वहां की तो मैं जरूर वो करवाऊंगा, जरूर बताता हूं मैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जैव विविधता की। तो आज करना है कि कल चालू करें हम ये टॉपिक? हाँ बिल्कुल टच कर सकते हो भाई, क्यों नहीं टच कर सकते। ऐसा ऐसा लहराते हुए आपके मुंह पे पड़ती रहती है, और इतनी सॉफ्ट और गुलगुली सी होती है ना। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर हो भी गया, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में, एनवायरनमेंट के बेसिकली लेक्चर में कोई डाउट हुआ किसी को तो बता दो। सेकेंड टॉपिक हम चालू करेंगे बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता।
भाई तुम लोग को डाउट ही नहीं आते यार, ऐसा इतना बढ़िया तुम, कैसे इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं कि डाउट ही नहीं आया। डाउट आना बहुत जरूरी है भाई, डाउट नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा बताओ। सेकेंड टॉपिक जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का है वो हम बाद में करेंगे। कितना बचा है अभी वैसे देखा जाए तो? डॉक्यूमेंट्स अभी तो बहुत बचे हैं। ठीक है, वैसे एनवायरनमेंट बड़ा टॉपिक है भाई, इतनी जल्दी होगा भी नहीं। कल हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हो सकता है एक, देखो अर्जेंटली मुझे 1-2 दिन के लिए बाहर जाना पड़े, ठीक है, तो मैं लेक्चर लूंगा, ऐसा नहीं कि लेक्चर नहीं लूंगा, बट लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे और मेरी शायद शक्ल ना दिखेगी उसमें, ठीक है। पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में भी। सेकंड जो हमारा टॉपिक चालू किया थोड़ा सा चेंज था, केमिस्ट्री करते तो थोड़ा बोरिंग हो जाता। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूनिट 7 यूनिट 9 फुल कोर्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। और अभी तो हमने पेपर 3 भी चालू कर दिया मेंस का। मेंस का पेपर 3, मेंस का पेपर 3 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो पेपर धीरे धीरे हम और लाएंगे, क्वालिटी आप लोग, काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग काफ़ी लोग एनरोल कर रहे हैं, तो उस वजह से हमें भी काफ़ी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस मिलता है। शर्ट यार, जो वैसे तो ये नेवी ब्लू है और उसमें बीच में हाँ थोड़ा येलो, वाइटिश येलो टाइप का है यार। किसी को कोई और दिक्कत हो तो पूछ लो भाई। चलो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।